डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करने चाहिए अगर आप अपने फिजियोथेरेपी कोर्स के सेमेस्टर या फिर ईयरली फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करने जा रहे हैं। अगर आप एक फर्स्ट ईयर बीपीटी स्टूडेंट है फिर तो आपके लिए ये वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि स्कूल लाइफ से जब आप कॉलेज लाइफ में ये ट्रांजिशन करते हैं सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाता है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बीपीटी के एग्जाम्स या फिर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीपीटी के एग्जाम्स एक्चुअली सबसे टफ होते हैं। इन सब बातों की कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से सीखा है या फिर अपने टीचिंग करियर से सीखा है आज आपसे बस शेयर करने वाली हूं उसी बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। मैंने फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट के बेसिक टॉपिक्स रिलेटेड कई इंफॉर्मेशंस उन वीडियोस में शेयर की हुई है एक सिंपल वे में हिंदी में। तो अगर आप चाहें उन वीडियोस को चेक करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम्स का टेंशन किसे नहीं होता, चाहे वो कोई इंटेलिजेंट सा स्टूडेंट हो या फिर कोई एवरेज यूं कैजुअल सा एटीट्यूड दिखाने वाला स्टूडेंट। एग्जाम की टेंशन हर स्टूडेंट को सताता है। आई होप मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स इस बात से जरूर अग्री करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि फिजियोथेरेपी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए, आपका डिस्टिंक्शन आया या नहीं, ये सब एक्चुअली इन द लॉन्ग रन मैटर नहीं करता। करता है मैटर तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज और आपकी जो भी हैंड्स ऑन स्किल्स है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने पेशेंट को आगे जाकर ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन एक और फैक्ट ये है कि आपको अपने इस पूरे कोर्स को खत्म करने के लिए 4.5 years ड्यूरेशन का ये जो कोर्स है, और अगर आप आगे एमपीटी कर रहे हैं तो 2 साल और इसे कंप्लीट करने के लिए भाई आपको एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से पढ़े कि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाए, पूरे सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो और साथ साथ अच्छे मार्क्स भी आ जाए, फिर क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्टिंक्शन ना सही, आप अच्छे मार्क्स लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट की लेकर किस तरीके से इस पूरे फिजियोथेरेपी के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप है कि खुद को एनफ टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10th या 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन आगे जाकर वही स्टूडेंट्स जब बीपीटी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स देते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पहली बात तो ये होती है कि जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है। ये एक मेडिकल कोर्स है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और इन सारे सब्जेक्ट्स की समझ अगर आपको लेनी पड़ेगी इसके लिए आपको एक बहुत मोटे से सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। सो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि लास्ट मिनट पढ़कर सब कुछ हो जाएगा, ये एक बहुत ही गलत बात आप सोच रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो पहली बात जो मैंने कही कि खुद को टाइम दीजिए, मेरा मतलब है कि खुद को टाइम दीजिए प्रिपेयर करने के लिए। मैं ये कहूँगी कि आप हर क्लास में जो भी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनिए और शाम को आकर एक बार उस टॉपिक की रिकैप अपने तरीके से ज़रूर कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स शायद नोट्स बनाएं, कुछ अंडरलाइन करें, जो भी तरीका हो आपके पढ़ने का, लेकिन जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया गया हो अगर उस कंसेप्ट को उसी दिन आप क्लियर कर लेते हैं और उसके आगे आपको एग्ज़ाम के वक्त एटलीस्ट वो कंसेप्ट फिर से नहीं समझना होगा, चीज़ें फिर से पढ़नी होंगी, शायद कुछ बातें याद रखनी होंगी, लेकिन इस टाइम फ्रेम में अगर आप एक प्लान वे में स्टडी करें आपके लिए काफ़ी यूजफुल और आसान रहेगा। और क्लास में आपको अटेंटिव रहना है, इस बारे में मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि देखिए बुक्स, रिसोर्सेज, जर्नल्स या फिर जो भी हमारे इंटरनेट में उपलब्ध माध्यम है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बुक्स, वो सबके पास है, लेकिन टीचर्स एक मीडियम होते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हैं।
इसी तरीके से मेरा ये YouTube चैनल भी अगर आपकी मदद कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जल्दी से कर लीजिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, सो दैट आपके लिए पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम हो। दूसरी बात है क्लास में आप अटेंशन पे करें। पॉइंट नंबर 2 है कि आप अगर घर पे रहते हैं या चाहे हॉस्टल में रहते हैं, एक स्पेसिफाइड जगह चुने जहां आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा होगा अगर एक प्रॉपर डेस्क या टेबल हो और एक प्रॉपर चेयर हो जिसमें आप कंफर्टेबली बैठकर पढ़ सकें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लेज अराउंड करके पढ़ते हैं, मतलब कभी लेट कर पढ़ लिया, कभी सोफे पे बैठकर पढ़ लिया। आई डोंट थिंक वो एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि आपका पोस्चर भी सही नहीं रहता। सो इससे आपको पेन्स एंड एक्स होने के चांसेस भी रहते हैं और एग्जाम के वक्त ऐसा कुछ हो ये आप नहीं चाहेंगे। सो बहुत अच्छा होगा कि एक ऐसी जगह बनाएं, डेडिकेटेड स्पेस, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई करें। और एज अ स्टूडेंट मेरा क्या था कि मुझे हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता था। मतलब एग्जाम के वक्त भी जब मैं पढ़ती थी तो बस वही नोटबुक या बुक खुला होता था जिससे मैं पढ़ रही हूँ, बाकी सब कुछ एट देयर प्लेस मुझे चाहिए होता था, तभी मैं कंसंट्रेट कर पाती थी। वैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल क्लटर्ड रखते हैं सब कुछ और उस तरीके से वो पढ़ते हैं। सो तरीका आपका कुछ भी हो, गलत सही कुछ नहीं होता, लेकिन सो दैट यू कैन कंसंट्रेट, आपको अपने गैजेट्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो या फिर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इन सबको खुद से थोड़ा दूर रखना चाहिए, स्पेशली एग्ज़ाम के वक्त। उससे पहले आप इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें अपने नोट्स बनाने के लिए या फिर उससे समझने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त इट शुड बी योर बुक एंड योर नोट्स। अब पॉइंट नंबर 1 में आपने ये तो समझ लिया कि टाइम को कैसे मैनेज करें या फिर कहाँ पढ़ें, लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। तो अगर मैं हमारे फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको समझाना चाहूँ तो मुझे लगता है बेस्ट वे ये है कि हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में आप एक प्रायोरिटाइजेशन करें, मतलब कौन से टॉपिक प्रायोरिटी के हैं उसको चूज करें। और ये आप कैसे कर सकते हैं? थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को निकालें और देखें कि हर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सो उन टॉपिक्स को आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके अलावा कौन सा टॉपिक 2 मार्क्स में आ सकता है, कौन सा 5 मार्क्स, कौन सा 10, या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज में 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में फिट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक आंसर बनाएं और उस तरीके से पढ़ें। सो ये एग्जाम के वक्त काफी आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को रिकैप या रिवाइज करना। तो मेरा मतलब है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अब अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात की जाए, अगर एनाटॉमी हो गया, बायोमैकेनिक्स हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इन सब्जेक्ट्स में डायग्राम को समझना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के वक्त कुछ और याद ना आए, आप डायग्राम बना दीजिए, कुछ मार्क्स तो उससे मिल ही जाएंगे। और डायग्राम को देखकर अक्सर पूरा कंसेप्ट भी हमें याद आ जाता है। सो टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करें डायग्राम्स को। फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स भी काफ़ी हैंडी होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कुछ हद तक फिजियोलॉजी भी, इनमें कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें काफ़ी होती हैं जिनको समझकर एक दूसरे से रिलेट करके हमें पढ़ना होता है। सो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 4th इंपॉर्टेंट बात है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। देखिए, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स में मैंने शेयर किया है, ये 2005 के मेरे बायोमैकेनिक्स के नोट्स थे। इनको मैंने बहुत टाइम लगाकर बनाया है और मैंने इवन MPT तक इनका यूटिलाइजेशन किया है और उसके आगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी यूज़ करती आई हूँ और बहुत अच्छे से मैंने रखा हुआ है इन नोट्स को। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता था। हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट मैं नोट्स बनाती थी और एग्ज़ाम के टाइम पर बुक्स मैं बिल्कुल नहीं देखती थी, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे जो भी मैटर हो, सब्जेक्ट मैटर, सब कुछ मेरे नोट्स में होता था एंड मैं उसी से पढ़ती थी, उसी से रिवाइज करती थी। इसके अलावा MPT में मैं क्या करती थी, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस अक्सर काफ़ी लॉन्ग आते थे, 20 मार्क के, 10 मार्क के, तो सारा आंसर लिख के बार बार प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं होता था।
तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर का जो स्ट्रक्चर होता था, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके आगे जो भी टिल कंक्लूजन, इस तरीके से स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस में जरूर करती थी। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही दिस इज द परफेक्ट वे, बट दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जामिनेशंस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। और मार्क्स भी अच्छे खासे आ ही जाते थे। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे कि आप अंडरलाइन करें अपने बुक्स में, या फिर हाईलाइट करें उसे, या फिर कोई और भी तरीका हो आपका। तो परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसके आगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनेशन में आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, पता उनको सब कुछ होता है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट करेंगे, 5 मार्क्स में कितना डिवोट करेंगे, इस तरीके से पेपर के शुरुआत में ही अपने यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड कर ले कि 10 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन खत्म करना ही है, 4 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन खत्म करना ही है, इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। इसके अलावा आई रिमेम्बर मेरे स्टूडेंट डेज में खुद पढ़ने के बाद अपने रूममेट को वो पर्टिकुलर टॉपिक समझाना, या फिर ग्रुप में सब फ्रेंड्स के साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता था। क्योंकि जब आप किसी को एक कंसेप्ट समझाते हो, यू रिटेन इट बेटर इन योर हेड, कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है। सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे दोस्तों का कंसंट्रेशन लेवल हो और डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम हो आपके इन ग्रुप स्टडीज में, वरना ये आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। तो फोकस रहना एक चैलेंज हो सकता है अगर दोस्तों के साथ पढ़ाई की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मतलब कब पढ़ना चाहिए या फिर कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना है, अगर इस बात का जवाब आप ढूंढना चाहें तो हर बंदे के लिए जो टाइम ऑफ द डे होता है जिसमें वो सबसे बेहतर कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो दूसरा होता है। दूसरा मतलब अलग अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने देखा है कि मेरे मैक्सिमम क्लासमेट्स हॉस्टल में जब हम रहते थे बैचलर्स या मास्टर्स के दौरान, वो रात भर पढ़ते थे, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाता था। सो अराउंड 10 आई यूज्ड टू स्लीप, लेकिन सुबह मैं 4 साढ़े 4 उठ जाती थी। सो सुबह फ्रेश उठकर जो भी मैं पढ़ती थी वो बेटर समझ आता था मुझे, मैं बेटर फोकस कर पाती थी और इसलिए चीज़ों को बेहतर रिटेन कर पाती थी। कुछ लोगों को रात के सन्नाटे में पढ़ के अच्छा लगता है। सो ये जो टाइम है ये आप अपने अकॉर्डिंग चुनें। आपका रूममेट या आपकी बहन इस टाइम को पढ़ रही है, ये देखकर आपको ये चूज नहीं करना है। और अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये भी हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है। कितना टाइम आप कंसंट्रेट कर सकते हैं ये आप पे निर्भर करेगा। पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिफ्रेश्ड फील करें। और अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मुझे नहीं पसंद था कि मैं सेम सब्जेक्ट को पूरे दिन पढूं। सो एग्ज़ाम के वक्त भी मैं बांट लिया करती थी। ऑब्वियसली नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो तो उसके पहले दिन वही सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की सोचे, 1 महीना 1.5 महीना पहले से एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तब आपको हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आप शेड्यूल करें। सो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और जो आप ब्रेक्स लेते हैं, कुछ लोगों को उसमें म्यूजिक सुनना पसंद होता है, कुछ के लिए अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स से बातें करके वो रिफ्रेश्ड फील करते हैं, कुछ शायद थोड़ा टहल ले। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड अग्री विद इट। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टेम्परामेंट के हैं, शायद वो अग्री करें कि अ गुड नाइट स्लीप वुड इंश्योर कि आप एक बेहतर वे से कंसंट्रेट कर पाए द नेक्स्ट डे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता था हेल्दी खाना और अच्छा सोना। ये आपके ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए बेस्ट होता है, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हो तो पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, खाना आपको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ टिप्स मैं आपको और देना चाहूँगी कि पहली बात तो ये, जब क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हो उनकी हर एक बात को सुने। अक्सर वो क्लासेस में ही बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इस बात को मिस कर जाते हैं और एग्जाम टाइम में कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। दूसरी बात है कि फिजियोथेरेपी जैसे मेडिकल सब्जेक्ट में
आप अगर पन्ने पन्ने भरते जाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बुलेट पॉइंट्स में स्पेसिफिकली उन कंसेप्ट्स को लिखना है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत सारा लिखेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा नहीं होता। और एग्जामिनेशंस के बाद जब टीचर्स आपके पेपर्स को चेक करते हैं, दे डू रीड एंड देन ओनली गिव यू मार्क्स। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तीसरी बात है कि क्लास में दिए गए असाइनमेंट्स, जर्नल्स वगैरह को किसी से कॉपी मत कीजिए। बुक्स रेफर करके या फिर इंटरनेट के अच्छे साइट्स से आप इंफॉर्मेशन लेकर उन जर्नल्स और अगर असाइनमेंट्स को लिखेंगे, एग्जाम टाइम में दे वुड बी वेरी हैंडी टू रीड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को आपको समझकर, उनके डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर फ्लो चार्ट्स को प्रैक्टिस करके पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, कुछ एक आध सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्माकोलॉजी हो गया या फिर बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जो कहते हैं कि रट्टा मार कर पढ़ना। कुछ हद तक ऐसा आपको करना पड़ सकता है। निमोनिक्स की आप मदद ले सकते हैं, स्पेशली फार्माकोलॉजी में। बाकी सब्जेक्ट्स को आप समझिए और अपने बॉडी से रिलेट करके, खासकर अगर एनाटॉमी या बायोमैकेनिक्स हो, उस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। याद करके फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है। देयर इज नो शॉर्टकट। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि डे 1 से आपको प्लान करना होगा, फिर लास्ट डे में आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। मेरी रूममेट अगर ये वीडियो देख रही होगी तो वो मुझे कहा करती थी, यार 10 बजे मत सो जाया कर, मुझे टेंशन होती है। मतलब मैं हमेशा से डे 1 से पढ़ाई करती थी। रोज थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लें आप तो एट द एंड आपको जाके कोई हेडेक नहीं रहता। एंड एज ए स्टूडेंट ये सब कुछ फॉलो करके मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बैंगलोर जैसे प्रेस्टिजियस हेल्थ यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों प्रोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैं नहीं कह रही कि आप सबको वही करना है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हैंड्स ऑन सब्जेक्ट, लेकिन कंसेप्ट को आपको समझना होगा और उसके लिए थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट विल बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। इसके लिए स्टूडेंट लाइफ में इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपको इस चैनल से अपने इस पूरे 4 साल की जर्नी में काफ़ी मदद मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। सी यू सून।